अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। मुल्क भर से शामिल करते हैं साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ के नुमाइंदे की अनथक मेहनत से तैयार करदा रिपोर्टें और आपको बताते हैं कि चिन्योट में जहरीला सूप पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हालत गैर हो गई। 5 खातून समेत एक मर्द को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिन्योट में एक ही खानदान के जहरीला सूप पीने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। खानदान की 5 खवातीन समेत एक मर्द की हालत गैर हुई है। 6 अफराद को DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जेर इलाज हैं। अहले खाना के मुताबिक सूप मार्केट से लाए थे। वाकया थाना सिटी के इलाके 4 यार वाला में पेश आया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि हैदराबाद गवर्नमेंट शाह बटाई अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया, जबकि अस्पताल में आने वाले मरीजों और अस्पताल मुलाजमीन को डेंगू वायरस से महफूज रखने के लिए पूरे अस्पताल में एंटी डेंगू स्प्रे कराया जा रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद जाजेब अली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र सिविल अस्पताल हैदराबाद के बाद तालुका लतीफ़ाबाद शाह बिटाई अस्पताल में भी डेंगू से मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया है, जबकि अस्पताल में आने वाले मरीजों और अस्पताल मुलाजमीन को डेंगू वायरस से महफूज रखने के लिए पूरे अस्पताल में एंटी डेंगू स्प्रे कराया जा रहा है। दो हिस्से हैं डेंगू के पेशेंट का। एक तो ये कि जो क्रिटिकल पोजीशन होती है वो हमारे पास एडमिट होते हैं इंडोर, और जो स्टेबल होते हैं वो OPD में से डिस्चार्ज हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। दौरान गुफ्तगू मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि एक माह के दौरान 100 से ज़ायद डेंगू के केसेस शाह बिटाई अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जिनमें से ज़्यादा मुतासिर मरीजों को वार्ड में आइसोलेट किया गया। हमारा आइसोलेशन वार्ड डेंगू का स्टेब्लिश है। लास्ट वीक में हमारे पास 19 पेशेंट थे, पॉजिटिव थे। उसमें से अभी जाके फिल्टर हो गए, जो घर को चले गए स्टेबल थे। अभी रिमेनिंग स्टिल 6 पेशेंट एडमिट हैं, वो भी स्टेबल है और सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। डेंगू के हिसाब से हर मेडिसिन अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, बाकायदे हर चीज़ मॉनिटर होती है, हर चीज़ एवरीथिंग ईच एंड इज अवेलेबल है। डेंगू वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है, जैसे शाम के औकात में फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, सफाई का खास ख्याल रखें और साफ़ पानी के बर्तन ढाँप के रखे जाएं। घर में मच्छर मार स्प्रे किया जाए। अगर किसी शख्स डेंगू वायरस की तशख़ीस हो जाती है तो इसका बाकायदा डॉक्टर से इलाज कराएं, ना कि घरेलू टोटके अपनाएं। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसमें लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाजेब अली कारतियार की इस रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ मुल्कानी चेयरमैन हैदराबाद सचल सरमस टाउन वर्कर इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CBA स्टाफ यूनियन सचल सरमस टाउन हैदराबाद के वर्कर्स को इस्तेमाल करके अफसरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सचल सरमस टाउन हैदराबाद वर्कर्स इत्तेहाद के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ मुल्कानी, शबीर अहमद सोलंगी, इरफान आराई, लतीफ़ मसीह, आदिल शेख, सलाहुद्दीन और दीगर की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मीडिया के नुमाइंदगान से अपनी गुफ्तगू में कहा, सचल सरमस टाउन हैदर के वर्करों को इस्तेमाल करके अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली CBA स्टाफ यूनियन सचल सरमस टाउन की यूनियन के खिलाफ वर्करों ने इत्तेहाद किया है। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन सचल सरमस हैदराबाद के अफसरान अपनी जिम्मेदारियों को फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं, लेकिन CBA स्टाफ यूनियन सचल सरमस टाउन में मनपसंद लोगों को रिक्शे का लालच देकर धोखाधड़ी और जालसाजी से रजिस्टर्ड चोर दरवाजे से कराई गई है, जिसके खिलाफ हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा दी, जबकि उनके 2 ओहदेदार सलाहुद्दीन और आदिल शेख ने इस्तीफ़ा भी देकर हमारे साथ यकजहती का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मशावरत के बाद हम अपनी यूनियन के नाम का भी ऐलान कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यूनियन इसलिए बनती है कि वर्करों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, लेकिन ये लोग तो सिर्फ वर्करों को इस्तेमाल करके इंतजामिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस मौके पर टाउन सचल सरमस के वर्करों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हैदराबाद सिंध हाई कोर्ट के सर्किट बेंच ने सिंध यूनिवर्सिटी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात रोकने का नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हुए इलेक्शन एक ही तारीख कराने का हुक्म दे दिया। हैदराबाद सर्किट बेंच में जस्टिस फैसल कमाल आलम और जस्टिस हादम हुसैन सुमरो ने डिवीजनल समाअत की दरखास्त गुजार मुनव्वर नरेजो अपने वकील अयाज तनियो के हमरा अदालत में पेश हुए। सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन 17 तारीख को होना था और उसके तकाजे पूरे किए गए। एडवोकेट अयाज तनियो इंतहाबी अमल मुकम्मल हुआ।
जनरल बॉडी का इजलास हुआ, फहरिस्त को खत्मी शक्ल दी गई और शेड्यूल जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ अचानक रजिस्ट्रार ने बगैर किसी वजह के इलेक्शन रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो भी आता है मुंतज़मीन हमेशा आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन मुआशरा बिगड़ जाता है। हमने उसे अदालत में चैलेंज किया और अदालत ने हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इलेक्शन इसी तारीख को कराने का हुक्म दिया है। कमालिया से आपको बताते हैं कि अंडे चोरी के इल्जाम में बासर वडेरे और ट्रैफिक वार्डन का मेहनत कश पर चारपाई से बांधकर बेईमाना तशद्दुद मुकदमा दर्ज। बासर जमींदार गिरफ्तार, 5 मुलजम फरार। रेलवे रोड कमालिया के रहायशी आसिफ ने बताया कि वो अंडा डिलीवरी का काम करता है। अंडे चोरी के इल्जाम में पोल्ट्री फार्म के मालिक मुनव्वर कंबो, ट्रैफिक वार्डन उस्मान खंबो और राशिद समेत 6 अफराद ने उसे चारपाई के साथ बांधकर तशद्दुद किया और ज़बरदस्ती अंडे चोरी का इतराफ़ करने पर मजबूर करते रहे। मुद्दई की दरखास्त पर थाना सिटी पुलिस ने 3 नामज़द और 3 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुल्ज़म मुनव्वर कंबो को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए ASP कमालिया ने सिटी पुलिस को जल्द गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई, जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वाला मुल्ज़िम अला बख्श गिरफ्तार। FIA तर्जुमान के मुताबिक सियालकोट जाली दस्तावेज़ात, FIA इमिग्रेशन सियालकोट की बड़ी कार्रवाई, जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिर की शिनाख्त अला बख्श के नाम से हुई। मुल्ज़िम ने जाली दस्तावेज़ात पर सियालकोट से यूनान जाने की कोशिश की। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुल्ज़िम को मशकूक पाया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िम के पास यूनान का जाली रेजिडेंट परमिट कार्ड था। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़िम ने बताया कि वो साल 2001 से यूनान में रहाइश पजीर है। मुल्ज़िम ने जुलाई 2024 पाकिस्तान का सफ़र किया। मुल्ज़िम का कार्ड पाकिस्तान में क़याम के दौरान खो गया। मुल्ज़िम ने मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद नामी एजेंट से 400 यूरो में यूनान का जाली रेजिडेंट परमिट कार्ड हासिल किया। मुल्ज़िम ने जाली रेजिडेंट कार्ड पर सफ़र करने की कोशिश की, जिसको सियालकोट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया है। मंडी सादिकगंज असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद नदीम मलिक का नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में मुकामी पुलिस और टाउन कमेटी का अमला भी मौजूद। मेन बाजार में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद इन एक्शन, नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों को जुर्माने। मेन बाजार रेडी बानों की नाजायज़ तजावुज़ात से शहरियों का बाजार से गुजरना मुश्किल। थाना जायज़ तजावुज़ात करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। शहर में शटर और नाजायज़ इमारत को मस्मार कर दिया गया। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखूंगा, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम मलिक। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी हैं, जिसमें दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। आज मरकजी तकरीब का इनेकाद गुरुद्वारा जन्म आस्थान में हुआ। मरकजी तकरीब के बाद नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला गया। इस हवाले से देखते हैं शेख मोहम्मद अनस की इस रिपोर्ट में। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की मरकज़ी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्मस्थान में हुई। मरकज़ी तकरीब में वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन और सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने शिरकत की। मरकज़ी तकरीब के बाद नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों सिख यात्रियों ने शिरकत की। नगर कीर्तन के जुलूस में सिख यात्रियों ने अपने अंदाज में खुशी का इजहार किया। नगर कीर्तन का जुलूस गुरुद्वारा जन्मस्थान से शुरू हुआ, जो बाकी 7 गुरुद्वारों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। नगर कीर्तन के जुलूस में जगह जगह गुलपाशी की गई और लंगर भी तकसीम किया गया। नगर कीर्तन के जुलूस पर ज़िली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए थे। तकरीबन 3000 के करीब अफसर और जवान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए DPO दफ्तर में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया, जिस पर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से पूरे जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। ज़िली इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के साथ साथ सफाई सुथराई के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सिख यात्रियों ने इस मौका पर ज़िली गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर सिख यात्रियों का कहना था कि हमें जो प्यार और इज्जत पाकिस्तान आकर मिली, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। शेख मोहम्मद अन, साउथ एशिया ग्लोबल TV, ननकाना साहिब। खानका डोगरा में मुसल्ला डाकुओं के बाद मुसल्ला लेडीज डाकुओं की एंट्री। असलहा से लेस लेडी डाकुओं ने घर को अंदर से कुंडी लगाकर अहले खाना को लूट लिया। मुतासरा शख्स ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। खानका डोगरा मोहल्ला इस्लामपुरा के रहायशी शहबाज अहमद के घर दिन 3 बजे 2 खवातीन वाशरूम इस्तेमाल करने के बहाने दाखिल हुई।
घर में शहबाज की वालदा, बहन और 2 बच्चियां मौजूद थी। लेडीज डाकुओं ने मेन गेट के अंदर से कुंडी लगाकर असलहा निकाल लिया और घर में मौजूद नकदी 50,000 और तलाई जेवरात लूट कर घर को बाहर से कुंडी लगाकर आराम से फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में लेडीज डाकुओं को घर से वारदात करने के बाद निकलते देखा जा सकता है। मुसल्लह लेडीज डाकुओं में से एक ने निकाब पहना हुआ है, जबकि दूसरी डकैत खातून का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। शहरी इस अनोखी वारदात से इंतहाई परेशान हो गए हैं। मुतासरा शख्स ने पुलिस को तकरीरी दरख्वास्त दे दी है। SHO मुख्तियार भट्टी ने मुलजमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर का वाहिद तफरी पार्क लब्बी मेहरान इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से हस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस शहरी तफरी से महरूम है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। अजी बिल्कुल, सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर का तफरी पार्क लबे मेहरान जो शहरियों के लिए इंतजामिया की जानिब से अदम तवज्जो की वजह से जो खस्ता हाली का शिकार है और शहरी तफरी के लिए मारूम है। हमारे साथ समाजी रहनुमा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी आप बताएं कि यहाँ तफरी पार्क होता था, यहाँ पे काफ़ी लोग आया जाया करते थे, इस हवाले से आप बताएं कि वो अभी उजड़ गया है, क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि सखर शहर जो है एक सिंध का तीसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का 14वां शहर है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे सखर की इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत की वजह से जो है ना आज ये खंडरात का नक्शा पेश कर रहा है। और इस लब्बे मेहरान के अंदर जो कि बाबुल इस्लाम भी है यहाँ सखर, उसमें यहाँ पे दूर दराज से जो है लोग आते थे यहाँ पे तफरी लेने के लिए, क्योंकि दरिया का जो है ये वादी के किनारे पर मौजूद हैगा। लेकिन दूर दराज इलाके दूसरे दीगर शहरों से यहाँ पे तफरी के लिए फैमिलियाँ आती थी, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे खंडरात है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं, जबकि अरबों रुपए के फ़ंड्स यहाँ पर इसके लिए मुख्तस किए गए, लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गए हैं। जो पार्क यहाँ पे सखर में बनाए भी गए हैं तो वो एक पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाए जा रहे हैं, जिससे में लोग बाकायदा फ़ीस अदा करके उधर तफरी के लिए जाते हैं। और ये आप हालत देखें कि ये हुकूमत का काम है कि आवाम को जो है ना फ्री जो है तफरी जो है की सहूलत फराहम करना। जैसे कि आपने बातें सुनी, इनका यही कहना था कि अरबों रुपए से फ़ंड होने के बावजूद जो इंतज़ामिया जो यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही और यहाँ पर जो पार्क में काफ़ी लोग यहाँ से बाहर मुल्क के भी तफरी के लिए आते हैं। अभी ये पार्क उजड़ गया है, अभी जो कि शहरी भी यहाँ पे मारूम है तफरी के लिए। जी प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी तरफ दिन ब दिन बढ़ते किराए। कनकोट और तंगवाई की 8.5 लाख से जायद की आबादी आज भी रेलवे जैसी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम। कोरोना वबा के दौरान बंद होने वाला रेलवे ट्रैक आज तक बहाल ना हो सका। मजीद जानते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदे मोहम्मद बख्श शेख से। जी मोहम्मद बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनकोट रेलवे स्टेशन पर। गुज़िश्ता 4 सालों से यहाँ ट्रेनें बंद हैं और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उसका मज़ीद क्या कहना है। यहाँ पर 4 सालों से जो ट्रेन में बंद हैं। जब कोरोना आई थी 2020 में तो इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने कोरोना की वजह बताकर जो ट्रेनें बंद कर दी, जो आज भी जो है बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमें सस्ता जो सफ़र है वो करने में से हम महरूम हैं। और जब हम लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर किराया जो ज़्यादा है, वहाँ पर तेल बढ़ता है तो किराया भी बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन तेल कम होता है तो किराया कम नहीं करते। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जो ये ट्रेनें हैं कश्मीर से जेकाबाद तक ये बहाल किए जाएं, ताकि हम जो सस्ता सफ़र कर सकें। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका कहना था कि यहाँ जो ये सस्ती सवारी है उनसे हम महरूम हैं। उन्होंने कहा कि आला हुकाम से हमारा यही मुतालबा है कि हमें ये रेल जो है ना बहाल की जाए कनकोट की। जी मलेर के UC 3 पपरी में सफाई का निज़ाम धर्म बरम। जो हमारे मुंतहिब नुमाइंदे हैं वो मंजरे आम से गायब। हमारी मेन रोड और घरों में सीवरेज का पानी दाखिल होने लगा। गलियां कचरों के ढेर में शामिल हो चुकी हैं। गिडाब टाउन इंतजामिया खामोश। फोटो सेक्शन पर मुद्दत डिप्टी मेयर भी अपने हल्के से ना सीवरेज का निज़ाम सही करवा सका ना गंदगी का। मजीद देखते हैं अनवर हुसैन नौरेजो की इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा इलाका पपरी बेनकासों पर मौजूद है, ये UC 3 कहलाई जाती है। यहाँ जो गडाब इंतजामिया है और हमारी UC इंतजामिया है, यहाँ का सीवरेज का निज़ाम तो धर्म भरम है, सफाई का भी निज़ाम धर्म भरम है। जिस गली में जाओगे आपको गंदगी महसूस होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं बुजुर्ग दोस्त तंजीम के सीनियर शफी मोहम्मद अकड़ो साहब, उससे बात करते हैं उनका क्या कहना है।
जी। वो कंधा दे सकते हैं, न उठा सकते हैं, न अंदर इमरजेंसी में कोई गाड़ी आ सकती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ पर। तो मैं अपील करूँगा जाम साहब को, जाम साहब आप हमारे MNA हैं और बराए मेहरबानी इस यूसी चेयरमैन से हमारी जोड़ छुड़ा, क्योंकि ये आप गटर की हाय वहाँ से फोटो सेशन करके हमने दिया, लेकिन कहीं पे भी ढक्कन ना रिंग लगाता है। अब ये 2 साल हो गए हैं इसी गली में, 2 साल के बाद अभी तक मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब सरदार से ये गुजारिश करूँगा कि ये 2 साल पहले आपने रोड बनवाया था, लेकिन इस यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने सिर्फ गटरों को उबाल के इस रोड की सत्यानाश की हुई है। 20 साल परवेज मशरफ के दौर में ये रोड बना था, उसके बाद पहली बार आपने बना के हमें दिया था पूरे इलाके पिपरी के लिए। लेकिन हालत ये है कि ये गटर जो हैं, गटर के उबलने की वजह से ये रोडों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि पूरा आवाम पिपरी का 22 लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। तो ये किससे कहें, ये जो हमारा यूसी चेयरमैन है पिपरी का, ये नकारा नाल है, इनको हटाया जाए मेहरबानी करके। और ये जो गटरों का इनको विल्चिंग मशीन लगाना चाहिए। अब वो 24 घंटे इस प्रोग्राम में है कि 6 करोड़ की लाइन जो डाली गई थी 3 साल पहले, अब ज़्यादा एक पेटी ठेकेदार आता है, वो उल्टा गटर डाल के चला जाता है। ये अरबों रुपए ज़ाया होते हैं हमारी कौम के, इस कौम के अरबों रुपयों को ज़ाया ना करें, मेहरबानी करें जाम साहब, आप अपनी खुद आके। आपने सुना बुजुर्ग दोस्त तंजीम नेटवर्क के जो सीनियर रहनुमा हैं शफी मोहम्मद अफरोज साहब के, जिनसे इनका कहना था कि जो भी गली है, चाहे मेन रोड है, स्कूल है, एजुकेशन सिटी कहलाई जाती है, वहाँ भी देखोगे तो सेवरेज इंतजाम धर्म भरम है और वहाँ कचरा फेंका जाता है, मगर हमारी इंतजामिया नाअहल है, कोई काम नहीं करती। 12 लाख का हर महीने बजट लगता है, मगर वो कहाँ यूटिलाइज करते हैं, ये हमें बताएं। बात करते हैं कराची ट्रैफिक के दरपेश अवामी मसाइल के हवाले से। एक तरफ चिंची ऑटो रिक्शे की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब कम उम्र बाइक चलाने वाले बच्चे रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाते नजर आते हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में हैवी ट्रैफिक और इंटरसिटी बसेज और लॉन्डी कोरंगी के रिहायशी मुख्तलिफ इलाकों में चलती हुई नजर आती है। SSP कोरंगी फरा अमरीन की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर चिंची माफिया के हवाले से 4 सीटर 6 सीटर, जिसकी वजह से सुबह की औकात में और शाम की औकात में आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना होता है। आज SSP कोरंगी फरा अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं इस ट्रैफिक की आमद व रफ्त को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। ये जो बिठाए हुए हैं इनको माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं ये हमारे, और इस काबिल नहीं है, इतनी ताकत नहीं होती कि अपने आप को हैंडल कर सकें, तो आपने इनकी जान व माल को ख़तरे में डाला हुआ है। किराया आप इनसे ले रहे हैं ना, किराया ले रहे हैं तो आप इनको सीट अवेल करें। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें। जब ये बैठ रहे थे तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो इसने कहा जी मैं बैठ सकता हूँ। सड़कों का हाल है कराची की, खुदा ना खास्ता अगर आपको नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम समझदार भी पढ़े लिखे हैं, अभी अपनी जान को खतरे में डालते हुए तुम रॉन्ग वे पे आ रहे हो। सामान लेना आया था मैं। मुझे नहीं पता ये मसले की वायलेशन हो रही है। कब से चला रहे हो बाइक? अभी तो आया हूँ। लाइसेंस है तुम्हारे पास? ये दुकान ये पीछे हमारी की वायलेशन पे रोका है। ये अंडर एज बच्चा है, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है और ये चलाता हुआ आ रहा है, तो इसको अभी हम अंडर एज का चालान दे रहे हैं और इसके अलावा इसको 1 वे का भी एक चालान दे रहे हैं। मामूल है, अगर ये चंकी रखे हैं तो इनका चालान भी करते हूँ, और जो आगे कहीं फालतू जगह पे खड़े होते हैं इनको चालान भी करना है, भगा देते हैं, सफाई करते देते हैं। लेकिन कराची का माहौल है, आप देख रहे हो, तो एक को बंदे को चलाओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा खड़ा तीसरा, लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनके पूरे पीछे भरपूर कार्रवाई चलती रहेगी। एट ए टाइम छुट्टी होती है तो उस पर दबाव तो रोड पे पड़ता है, लेकिन कसूरवार किसको ठहराया जाए? कसूरवार कोई नहीं है, पब्लिक बहुत होती है, गाड़ियाँ बहुत होती हैं, उनको मैनेजमेंट करना निकालना पड़ता है। अलाउड है? ये आज ही आई, पहले तो कभी नहीं आए। वैसे अलाउड है यहाँ? गैर कानूनी है, कानूनी है?
नहीं आती ही नहीं है, गैर कानूनी है, नहीं अलाउड, ये गैर कानूनी, हाँ अलाउड नहीं। अब इनके लिए अभी आप क्या चालान कर रहे हैं, क्या कौन सा इसमें आप? ये परमिट की खिलाफ वर्जी होती है, रूट परमिट की, कि भाई जो नहीं होता तो ये जो इंटरसिटी अंदर आती हैं, अभी आप रूट परमिट का चालान देंगे। इंटरसिटी बसें जो है शहर में अलाउ नहीं है और इनके लिए हमने बाकायदा रहायशी इलाकों में बाकायदा हमने सुपर हाईवे पे इसका एक टर्मिनल बनाया है, ये वहाँ से पैसेंजर लें। इसके अलावा इनको जो फ्री शटल सर्विस है वो भी प्रोवाइड की गई है कि वो अपने जाएं और बैठें वहाँ पर। ये दोनों अफराद जो है रॉन्ग वे पे आ रहे हैं, इनके साथ सवारी बैठी है, जबकि ये मेरे ख्याल से अंडर एज बच्चा है। इसके पास लाइसेंस है बेटा? है? NIC बनेगा? CNIC भी नहीं है इसका, CNIC बना नहीं है, रोड के ऊपर आ गया है। की गाड़ी है? मेरे बॉस की है। बॉस की गाड़ी है, तो आप इतने देर से यहाँ पे ट्रैफिक को ब्लॉक करके मेन रोड पे आप खड़े हुए हैं। अभी मैम हो गए, मैं भी निकाल देता हूँ। नहीं निकाल नहीं देता हूँ, इसका चालान होगा। आपने ट्रैफिक में खलल डाला है और आपने तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक किया है। बुलाओ ऐसो को। इसके पेपर्स वगैरह सब उन्हीं के पास ही है। कोई बात नहीं। कैमरामैन जावेद अली के साथ सलमान अहमद खान, साउथ एशिया न्यूज़, कराची। कराची मलेर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना हो सका, शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर। स्टील टाउन, पोर्ट कासिम, कायदाबाद, मुर्गी खाना पुल तक का रूट रोज़ाना बदतरीन ट्रैफिक जाम से दो चार होने लगा। ट्रैफिक एहलकारों की नाअहली की वजह से हैवी लोड गाड़ियों का आए रोज़ इन रोडों पर खराब होना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से अक्सर रूट जाम रहता है। मज़ीद देखते हैं नवाज सरगाई की इस रिपोर्ट में। तरह जैसे ट्रैफिक की शिकायत बढ़ती जा रही है, ज़िला मलीर में भी यही ट्रैफिक का हाल है। और यहाँ पे हम ज़िला मलीर की स्टील मिल चौरंगी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक का जाम होना और रोज़ जो है ना एक्सीडेंट होना एक मामूल सी बात हो गई है। यहाँ पे शहरियों से हम जानते हैं ट्रैफिक के हिसाब से क्या शिकायत है। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बड़े अहम मौजू पर और मसले पर निशानदेही करने के लिए अपना किरदार अदा किया। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टील मिल चौरंगी पर कि जहाँ आए रोज़ ट्रैफिक का जाम होना और ट्रैफिक का फंस जाना और ट्रैफिक कैजुअलिटीज़ और हादसा होना एक आम सी बात है। यहाँ हर 2-4 दिनों बाद जो है कोई ना कोई ट्रैफिक हादसे की सूरत में एक बहुत बड़े जानी और माली नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार यहाँ जो ट्रैफिक के SO साहब हैं या बाकी जो एहलकार हैं उनको हमने कहा है कि शाम के पर खुसूसी तौर पर, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसी शाम 4 होते हैं उनके ट्रैफिक से यहाँ ट्रैफिक जाम होना मामूल सी बात है। तो उनसे हमने कई बार कहा है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये पाकिस्तान है और ट्रैफिक अहबाब जो है वो ज़्यादातर अपने जेब खर्ची की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक जाम। और सबसे बड़ा मसला जो एक बड़ा अहम ज़रूरी है कि हैवी लोड व्हीकल्स जो हैं वो ओवरलोड व्हीकल्स यहाँ दिन के पहर घूमती हैं। हालांकि पाबंदी है मुकम्मल तौर पर, लेकिन फिर भी दिन के पहर हैवी व्हीकल्स यहाँ रोडों पर घूमती है, जिसकी वजह से हादसा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ट्रैफिक का बड़ा मसला है। जो स्टील मिल का ये रोड बना हुआ है जना गेट से थोड़ा अंदर, एक रोड को बंद करके दूसरे रोड को, एक ही रोड को चढ़ा रहे और रोज़ यहाँ पर हादसे होते हैं। हालांकि रोज़ यहाँ पर लोग मरते हैं। क्या पीछे हमने ट्रैफिक वालों से भी कहा है कि ये रोड खोल दिया जाए, खड्डे हैं जैसे भी गाड़ी आराम। यहाँ तो मेरे हिसाब से चौराहा होना चाहिए जो लोगों को सहूलत मिले आने जाने के लिए, पर यहाँ ट्रैफिक के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ हादसा हो सकता है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से तो यहाँ चौराहा बना जाए, मेहरबानी साहब। आपने सुनी, आवाम का यही कहना था कि दिन में ओवरलोड गाड़ियों का यहाँ से गुजरना और शाम के पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ना और ट्रैफिक एहलकारों से कंट्रोल ना होना, यही आवाम के लिए आवाम को अज़ियत का सामना करना पड़ता है। जी, मुटियारी ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बायस मुटियारी में लगे मुख्तलिफ RO प्लांट्स नकारा बन गए, जिसके बायस शहरी पीने के पानी से महरूम हो गए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं जैश मोहम्मद की रिपोर्ट में। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मटियारी हेडक्वार्टर, जहां पर करोड़ों की लागत से बनाए गए RO प्लांट्स खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मटियारी की आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। आइए मजीद जानते हैं मटियारी की आवाम से उनका क्या कहना है। सवाल क्या कहेंगे, नाअहली है। मैं समझता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है इसका, उसकी तो नाअहली है ही, लेकिन जो नीचे के डिपार्टमेंट हैं जो मतलब बड़ी दावाएं भी करते हैं कि भाई ये चीज़ें हम चलाएंगे, वो भी चलाने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन तो वैसे ही हर जगह गड़ कर गई है और मटियारी में कोई नई बात नहीं है, इनको तो सालों हो गए और सबसे ज़्यादा हम आवाम भी सो रहे हैं, गंदा पानी के लिए पीने के लिए तैयार हैं, दूर से पानी भर के आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह ये आवाम का जो है डरीना
मुतालबा भी हम कह सकते हैं, मसला भी है। साफ पानी पीना देना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और ये अवामी हक है। आखिर ये हुकूमत नहीं देगी तो या तो फिर हुकूमत छोड़ दें ये लोग, या तो इस्तीफा देते अपने ओहदों से। जिस तरफ भी आप चले जाओ वहां आपको आरओ प्लांट बंद ही मिलेगा, कोई भी फंक्शनल नहीं मिलेगा। तकरीबन में इसको 5 साल या 4 साल तकरीबन हमें हो गए। ये आवाम के लिए है, आवाम को पानी देने के लिए, साफ पानी। ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है, इसकी मालकी भी नहीं है। ये सारा इंतजामिया पता नहीं कहाँ चली गई है। ये हम आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहना चाहते हैं कि इन आरओ प्लांट में 90% मटियारी में ये चल ही नहीं रही है। ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में, पूरी सिटी में जो भी आरओ प्लांट बने हुए हैं ये बिल्कुल नाकारा है। 3 से 4 दिन चले थे ये, जब से ये बने थे ना 3 से 4 दिन चले थे, और वो भी ऐसे चले थे कि इनका पानी खराब पीने के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। हमने बहुत इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं डीसी साहब और हुकूमत सिंध से ये अपील करता हूं कि मेहरबानी करके इनका जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए, ताकि ये जल्द से जल्द आवाम को सहूलत मुहैया की जाए। जी नाज़रीन, आपने मटियारी के शहरियों की बातें सुनी। इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो भी जितने भी आरओ प्लांट्स हैं उनको जल्द से जल्द फाल किया जाए, ताकि मटियारी के शहरियों को मीठा और साफ पानी मुहैया हो सके। कैमरा टीम के साथ जैश मोहम्मद, साउथ एशिया ग्लोबल, मटियारी। मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम से आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।